नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के 2026-27 के यूनियन बजट की। और इसमें जो बड़ी-बड़ी घोषणाएं हुई हैं उनको आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो आने वाले साल के लिए भारत का इकोनॉमिक गेम प्लान क्या है? देखिए, ये जो बजट होता है ना, ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं होता। इसके पीछे एक पूरी स्ट्रैटेजी होती है। तो चलिए इसी स्ट्रैटेजी को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि इसकी नींव में क्या है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का ये बयान एक तरह से पूरे बजट का टोन सेट कर देता है। सीधा सा मैसेज है, दुविधा में नहीं रहना है, एक्शन लेना है, सिर्फ बातें नहीं करनी, रिफॉर्म्स करने हैं और पॉपुलिस्ट वादों की जगह लोगों के हित में काम करना है। तो कह सकते हैं कि यही इस साल की इकोनॉमिक पॉलिसी की फिलॉसफी है। तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले बजट के रोड मैप पर नजर डालेंगे, फिर इसके 3 जो सबसे जरूरी कर्तव्य हैं उन्हें समझेंगे। इसके बाद टैक्स में क्या बदलाव हुए हैं उस पर बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि इन सब का हमारी अर्थव्यवस्था के लिए मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं बजट के रोड मैप से। देखिए, इस बार का जो पूरा बजट है ना, वो एक कर्तव्य फिलॉसफी पर बना है। मतलब इसमें 3 बड़े कर्तव्यों की बात की गई है। और यही 3 कर्तव्य आप कह सकते हैं कि पूरे बजट की कहानी कहते हैं। पहला, इकोनॉमिक ग्रोथ को तेज करना और उसे बनाए रखना। दूसरा, लोगों की जो उम्मीदें हैं उन्हें पूरा करना और उनकी क्षमता बढ़ाना। और तीसरा, ये पक्का करना कि विकास की रोशनी हर किसी तक पहुंचे, मतलब इंक्लूसिव डेवलपमेंट। सरकार ने इसके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म यूज किया है, रिफॉर्म एक्सप्रेस। और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है। 2025 से अब तक 350 से ज्यादा रिफॉर्म्स हो चुके हैं। तो मैसेज साफ है कि ये जो सुधारों की ट्रेन है, ये रुकने वाली नहीं है। चाहे वो जीएसटी हो या लेबर कोड्स, ये सफर आगे भी चलता रहेगा। तो चलिए अब पहले कर्तव्य पर आते हैं, हमारा इकोनॉमिक इंजन यानी ग्रोथ और कॉम्पिटिटिवनेस को कैसे फ्यूल किया जाए। और इसके लिए सरकार का सबसे बड़ा दाव है पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर पर। आप रकम देखिए, 12.2 लाख करोड़ रुपए। ये बहुत बड़ी रकम है और ये पैसा जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। मतलब नई सड़कें, नए पुल, नए पोर्ट्स, ये सब इकोनॉमी के लिए एक बूस्टर डोज की तरह काम करेंगे। लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है। ये जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है उसे 6 जरूरी एरियाज में बांटा गया है, जैसे कि 7 सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना, जो पुराने इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं उन्हें फिर से नया बनाना, और छोटे उद्योगों यानी एमएसएमईज को चैंपियन बनाना। साथ ही इंफ्रा पर तो जोर है ही, तो ये एक बहुत ही फोकस्ड अप्रोच है। चलिए अब दूसरे कर्तव्य पर चलते हैं, लोगों को सशक्त बनाना। क्योंकि देखिए, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से तो देश आगे नहीं बढ़ेगा ना, हमें एक स्किल्ड नेशन भी बनाना होगा। तो ये दूसरा कर्तव्य इसी पर फोकस करता है कि भविष्य के लिए एक स्किल्ड वर्कफोर्स कैसे तैयार की जाए। और इसके लिए नए प्रोफेशनल रास्ते बनाए जा रहे हैं। आप इस चार्ट में देख सकते हैं, हेल्थ केयर में करीब 1 लाख नए प्रोफेशनल्स, केयर गिवर्स की भी 1.5 लाख तक की जरूरत। फिर एवीजीसी सेक्टर यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स, डिजाइन, हॉस्पिटैलिटी, इन सब में नए मौके बनाए जा रहे हैं। इसी से जुड़ी एक और बड़ी पहल है भारत को मेडिकल टूरिज्म का हब बनाना। प्लान यह है कि 5 नए रीजनल मेडिकल हब बनाए जाएंगे। सोचिए, जब दुनिया भर से लोग इलाज के लिए यहां आएंगे तो इससे ना सिर्फ हमारा हेल्थ केयर सिस्टम मजबूत होगा, बल्कि कई तरह की नई नौकरियां भी पैदा होंगी। और अब आते हैं तीसरे और आखिरी कर्तव्य पर, डेवलपमेंट फॉर ऑल। यानी ये पक्का करना कि विकास के दौड़ में कोई पीछे ना छूटे। इसका सीधा सा मतलब है कि ग्रोथ का फायदा हर किसी तक पहुंचे, और इसके लिए कुछ खास कम्युनिटीज पर फोकस किया जा रहा है। तो इसके लिए कई टारगेटेड इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, जैसे किसानों की इनकम बढ़ाने पर जोर है, खासकर फिशरीज और हाई वैल्यू एग्रीकल्चर में। दिव्यांगजनों के लिए स्किल ट्रेनिंग और मदद के उपकरण दिए जा रहे हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शी मार्ट्स की बात हो रही है, और पूर्वोदय राज्यों और नॉर्थ ईस्ट पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। तो ये शी मार्ट्स क्या है? शी का मतलब है सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर। ये असल में कम्युनिटी ओन्ड रिटेल दुकानें होंगी जिन्हें महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के फेडरेशन चलाएंगे। तो यहाँ पर आइडिया सिर्फ लोन देकर मदद करने का नहीं है, बल्कि उन्हें क्रेडिट बेस्ड जिंदगी से निकालकर बिजनेस ओनरशिप की तरफ ले जाने का है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। अच्छा, अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका हम सबको इंतजार रहता है, टैक्स। हमारे टैक्स में क्या बदलाव हो रहे हैं? देखिए, इस बार एक नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लाया जा रहा है, और इसके साथ ही कुछ जरूरी चेंजेस भी किए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स की।
यहाँ कुछ राहत दी गई है, जैसे कि ओवरसीज टूर पैकेज पर जो पहले 5% और 20% तक लगता था, उसे अब घटाकर 2% कर दिया गया है। इसी तरह पढ़ाई के लिए विदेश पैसे भेजने पर भी टीसीएस अब 5% की जगह सिर्फ 2% लगेगा। तो जाहिर है इससे स्टूडेंट्स और टूरिस्ट्स को काफ़ी फायदा होगा। नए टैक्स एक्ट में एक और बड़ा फोकस है टैक्स से जुड़े मुकदमों को कम करना और प्रोसेस को आसान बनाना। जैसे पहले पेनाल्टी और असेसमेंट की कार्रवाई अलग अलग चलती थी, जिसमें बहुत टाइम लगता था। अब इसे एक ही ऑर्डर में कर दिया जाएगा। एक और बड़ी राहत यह है कि पहली अपील के दौरान पेनाल्टी की रकम पर कोई ब्याज नहीं लगेगा और अपील करने के लिए भी अब 20% की जगह सिर्फ 10% रकम ही पहले जमा करनी होगी। तो कुल मिलाकर टैक्स पेयर्स के लिए चीज़ों को आसान करने की कोशिश की गई है। तो चलिए अब बिग पिक्चर देखते हैं, यानी देश की आर्थिक सेहत कैसी है और सरकार अपने खर्चे कैसे मैनेज कर रही है। सरकार लगातार फिस्कल कंसोलिडेशन यानी अपने राजकोषीय घाटे को कम करने के रास्ते पर चल रही है। आप देख सकते हैं कि फिस्कल डेफिसिट, जो जीडीपी के परसेंटेज में नापा जाता है, वो 2025-26 में 4.4% था और अब 2026-27 के लिए इसे 4.3% पर लाने का टारगेट है। मतलब सरकार अपने खर्चों पर लगाम कस रही है, जो एक अच्छी बात है। और जब घाटा कम होता है तो जाहिर है सरकार का जो कुल कर्ज है वो भी नीचे आता है। अनुमान है कि 2026-27 में हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो 55.6% पर आ जाएगा। इसे ऐसे समझिए, जब देश पर कर्ज का बोझ कम होता है तो ब्याज चुकाने में कम पैसा जाता है और वो पैसा फिर विकास के दूसरे कामों में लगाया जा सकता है। तो कुल मिला के ये जो पूरा बजट है, इसके ये 3 कर्तव्य क्या ये 2047 तक एक विकसित भारत बनाने का रास्ता तैयार करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। ये बजट उसी लंबे विजन का एक हिस्सा है, लेकिन ये योजना अपने मकसद में कितनी कामयाब होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।